हेलो गाइस, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सोहेश शर्मा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने क्यूआर के थ्रू हमारा 101 रुपीज से सपोर्ट किया है। प्लीज आप सभी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अच्छा सेटअप बनाने के लिए आप भी मेरी मदद कर सकते हैं, जिससे कि आपको वीडियो देखने में आगे और मजा आएगी। यूनफैंग को जैसे उसका भाई ईस्ट साइड की प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताता है तो वहाँ पर वो बहुत जरा घबराते हुए कहता है, क्या कहा? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं इस बात को कैसे भूल गया। साथ ही वहाँ पर अफसोस करते हुए ये टेंग्यू और अपनी बेटी से कहता है, अबे यार, हमें तो कैबिनेट मीटिंग के लिए एक साथ इकट्ठा होना था और मैं यहाँ पर। जैसे वो कुछ आगे बोलने वाला था, ये टेंग्यू उसकी फीलिंग को समझते हुए कहती है, हम लोग अब ठीक हैं, इसीलिए अब तुम्हें जाना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग है। उसकी बेटी भी वहाँ पर उसको बाय करते हुए कहती है, तो ठीक है पापा, अब आप जा रहे हैं, लेकिन वापस आकर हमसे मिलना याद रखना आप। और इसी के साथ उसका भाई और अपना हीरो यूनफैंग वहाँ से निकल लिए थे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक ऊंची बिल्डिंग दिखाते हैं और हमको पता चलता है यही कैबिनेट मीटिंग हॉल होता है, जहाँ पर अपना हीरो एक गेट के बाहर खड़ा हुआ थोड़ा घबरा रहा था, उसके पसीने छूट रहे थे। वो वहाँ पर घबराते हुए अपने भाई से कहता है, वैसे तुमको क्या लगता है कि वह थोड़ा शांत हो गई होगी कि नहीं? उसका भाई वहाँ पर उसकी मौत लेते हुए बताता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? जब वो आदमियों के तरीके बनकर हमारे साथ में दुनिया भर में घूमती थी तो उस समय से ये समय बहुत ज्यादा बेकार और बदतर होता गया है। जिस बात को सुनने के बाद यूनफैंग वहाँ पे थोड़ा घबरा गया था, जिस कारण से वो गेट से पीछे हटते हुए कहता है, वैसे भी हमें आने में पहले से ही देर हो चुकी है, तो क्यों ना हम इसे छोड़ देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, क्योंकि उसे इन सारे मामलों को देख रेख करना आता है, वो इन सब चीजों को संभाल लेगी। जिस बात को सुनने के बाद उसके भाई के वहाँ पसीने छूट गए थे और वहाँ पे वो घबराते हुए कहता है, यूनफैंग, तुमको वहाँ पर एक पॉइंट मिल गया है। अपने भाई की बात सुनकर यूनफैंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। उसका छोटा भाई वहाँ पर यूनफैंग के लिए गेट खोलते हुए कहता है, रिवर्ट वन अंदर आ रहे हैं। साथ ही वहाँ पर उसको छेड़ते हुए बहुत धीमे से कहता है, तो ठीक है यूनफैंग, हम लोग बाद में मिलते हैं, मैं यहाँ से निकलने के लिए पहले कदम उठाऊंगा। असल में मैं तुमसे ज्यादा उसके गुस्से से डरता हूँ। और इस बात को बोलते हुए वो तुरंत बड़ी स्पीड में वहाँ से भाग के निकल गया था, जिसको देखकर अपना हीरो गुस्साते हुए चिल्ला के कहता है, तुम कमीने हरामखोर, मैं मीटिंग से निपटने के बाद सबसे पहले तुमसे मिलूंगा। तभी अचानक से उस गेट के अंदर से आवाज आती है, डिवाइन लैंड की सिचुएशन अभी बस सही होना स्टार्ट हुई है, बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट मामले हैं जिसमें रिवर्ट वन का डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। और मुझे आश्चर्य है कि तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे। अगर मुझे तुम्हारे फैमिली से तुम्हारा पता नहीं मिलता तो मुझे ये भी पता नहीं चलता कि तुम्हें कहाँ ढूंढना है। इस बात को सुनने के बाद तो यूनफैंग वहाँ पे घबरा गया। भैया, मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। भगवान आज मैं भी मार डालूंगा, आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। साथ ही अपने सर को खुजलाते हुए बहाना बना के अंदर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, वो मैं जैसे ही मैंने तुम्हारे बारे में सुना मैं तुरंत भाग कर वापस आ गया हूँ। और हमको पता चलता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑफिस था, जहाँ पर मीटिंग के लिए बहुत ढेर सारे लोग बैठे थे। जैसे यूनफैंग वहाँ पे अंदर की तरफ आता है तो सभी लोग उसके रिस्पेक्ट में वहाँ पे खड़े हो गए थे, लेकिन ईस्ट साइड की जो मिनिस्टर थी उसके ऊपर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्योंकि ये एक कैबिनेट मीटिंग है, प्लीज मुझे ईस्ट साइड के प्राइम मिनिस्टर आप एक रिवर्ट वन के रूप में बोलिए। उसके इतने सीरियस लुक को देखकर यूनफैंग वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ, ईस्ट साइड की प्राइम मिनिस्टर, मैं वही बता रहा था आपको। फिर वहाँ पर धीरे से जाकर उसी के बगल में सीट रखी थी वहाँ पर बैठ जाता है। उसको आते हुए देखकर वो रिस्पेक्ट देते हुए वहाँ पर खड़ी हो गई थी। साथ ही वहाँ पर उसके आगे एक बहुत ढेर सारा पेपर का बंडल नीचे रखते हुए कहती है, ये हाल ही में कुछ निकाले गए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आपके साइन की जरूरत है। इसमें कूटनीति, ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से इकट्ठा करना, यहाँ के लोगों के एजुकेशन और उनकी तनख्वाह जो उनको दी जाती है, साथ ही हाई लेवल पर जिन लोगों को भी अपॉइंट करा जा रहा है उनको शामिल करना है। उन सभी के पेपर्स ये रहे आपके सामने। इतने ढेर सारे पेपर को देखने के बाद यूनफैंग वहाँ पर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, क्या इतने ढेर सारे पेपर? तुम भी तो इसे अप्रूव कर सकती हो, मेरा इस चीज के लिए क्या यूज है? इस बात को सुनने के बाद जो ईस्ट साइड की प्राइम मिनिस्टर थी वहाँ पर गुस्से में उस पेपर के ऊपर हाथ मारते हुए कहती है, ये वो देश है जिसके लिए लड़ने के लिए तुम हमें लीड दे रहे हो, और ये वो
चीजें हैं जो तुमको नए युग को मजबूत करने के लिए करनी चाहिए। क्या होगा अगर कुछ गलत हो जाए और तुमको इन सारे इंपॉर्टेंट मामलों के बारे में पता ही ना हो? कौन जिम्मेदारी लेगा इन सब चीजों की? एक रिवर्ट वन के ऊपर इस तरह चिल्लाते हुए देखकर जो दूसरे लोग कैबिनेट मीटिंग में आए थे वो वहाँ पर घबराते हुए आपस में कहते हैं केवल एक ईस्ट साइड की प्राइम मिनिस्टर ही है जो कि रिवर्ट वन को इस तरह से चिल्लाने की हिम्मत रखती है। इस बात को सुनकर दूसरा लौंडा भी बड़े धीमे से बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम अभी नए आए हो इसीलिए ये नॉर्मल बात है, लेकिन तुम ये नहीं जानते होगे कि ईस्ट साइड की प्राइम मिनिस्टर रिवर्ट वन की पुरानी साथी है जो कई सालों से अच्छे बुरे समय में एक दूसरे के साथ रही है। और तो और वो पहले के टाइम में अपने आप को एक लड़के के रूप में दिखाती थी और न्याय के लिए लड़ने के लिए रिवर्ट वन के साथ दुनिया भर में घूमती रहती थी। ये दोनों सच में जिंदगी और मौत तक के दोस्त हैं। ईस्ट साइड के प्राइम मिनिस्टर को इतना गुस्से में देखकर अपना हीरो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ, मैं इसे पूरा करूंगा, ठीक है सभी लोग प्लीज थोड़ा इंतजार करें, मैं इसे तुरंत पूरा कर दूंगा। और इसी के साथ अपना हीरो वहाँ पे हाथों को जोड़कर फिर से अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, राउंड मिरर टेक्निक। उस टेक्निक को इस्तेमाल करते ही उसके पीछे उसकी 3 क्लोन कॉपीज अपेयर हो गई थी। जितने भी वहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पड़े थे वो 4 गुना स्पीड से उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जल्दी करके देख रहा था और जो दूसरी कॉपी को समझ में नहीं आता वो उसको ले दे रहा था। उसको इस तरह से करते हुए देखकर जो ईस्ट साइड की प्राइम मिनिस्टर थी वो भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गई थी। साथ ही दूसरे कैबिनेट लोग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, अरे वाह, ये तो इनविंसिबल है। और कुछ टाइम के अंदर उसने 4 गुना स्पीड के साथ में उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर खत्म करते हुए कहता है, ये लो, मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा ही टाइम में पूरा कर दिया है। उसके काम खत्म होने के साथ में जो उसकी मिरर बॉडीज थी वो सारी की सारी डिसअपेयर हो गई, गायब हो जाती हैं। जिस चीज को देखकर कैबिनेट मीटिंग के दूसरे मेंबर बहुत सारा खुश होकर ताली बजाते हुए कहते हैं, रिवर्ट वन की स्किल तो सचमुच दुनिया में कमाल की है। अपना हीरो उनकी तारीफों को सुनने के बाद उनको ग्रीट करते हुए कहता है, इस तारीफ के लिए आप सभी का शुक्रिया। इन सभी कागजों को मंजूरी देने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि इस साइड की प्राइम मिनिस्टर और आप सभी ने बहुत मेहनत की है और लगन से काम भी किया है। मेरा मानना है कि डिवाइन लैंड के फ्यूचर का आप सभी ग्रेट लीडर के देखभाल में सुरक्षित है। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर जो ईस्ट साइड की प्राइम मिनिस्टर थी अपने सर पे हाथ मारती है कि बेवकूफ घोंचू, अभी तक इसको बात करने की तमीज ही नहीं आई। अपना हीरो उसको ऐसा करते हुए देखकर वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए कहता है, मैंने उन सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को निपटा दिया है, अब मुझे आगे क्या करना है? ईस्ट साइड की प्राइम मिनिस्टर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हमारे पास एक और बहुत जरूरी इवेंट है जिसमें तुमको मौजूद रहना बहुत जरूरी है, वो है कांग्रेस ऑफ ऑल लॉज। इस बात को सुनकर यूनफेंग वहाँ पे बहुत सीरियस होते हुए कहता है, अच्छा तो सब कुछ तैयार हो चुका है। तभी वहाँ पे कैबिनेट मेंबर बताता है, डिवाइन लैंड अभी स्टेबलाइज्ड हुआ है और हमें अपने राष्ट्र को फिर से बनाने के लिए आराम करना चाहिए। तो फिर हमें इस तरह के नियमों को बनाने की भी जरूरत क्यों है जो इतनी महंगी और मेहनत से भरी हुई है? अगर हमारे पास ये बजट है तो हमें इसे बुनियादी ढांचे और एजुकेशन में क्यों नहीं लगा सकते? उस मेंबर की इस बात को सुन के वहाँ पर सन्नाटा छा गया था। तभी ईस्ट साइड की प्राइम मिनिस्टर बताती है, क्योंकि ये सारे मामले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियली हैं और तो और ये हमारे देश का फाउंडेशन है। तुम सभी लोगों ने अभी बस ऊपरी तौर पर जांच की है, तुम सभी के बैकग्राउंड की बहुत कड़े तरीके से जांच की गई है और तुम्हारे अंदर हमारे देश को विकसित करने और उस पर शासन करने का ग्रेट टैलेंट है। क्योंकि आप सभी कैबिनेट मीटिंग में शामिल हैं, इसलिए आपको इसके बारे में भी जानकारी हासिल करनी चाहिए। इस बात को बोलते हुए उसका इशारा अपने हीरो की तरफ था, जिस चीज को यूनफेंग भी वहाँ पर बैठा समझ रहा था। फिर वो आगे बताती है, डिवाइन लैंड की शुरुआत में सभी ताकतें एकजुट हुई थी। रिवर्ट वन अपनी ग्रेट पावर से उन सभी ताकतों को दबाने लायक थे। उन्होंने सभी ताकतों को अपने फोर्स के द्वारा इकट्ठा किया और डिवाइन लैंड बनाने के लिए एकजुट किया। लेकिन पर्दे के पीछे जुए के अनजान खेल खेले जा रहे थे और पावरफुल पार्टीज अपनी असली ताकत और पावर को कभी भी आसानी से नहीं छोड़ती थी। यही कारण है कि उन्होंने लोगों की जिंदगियों को बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल करके हॉस्टेज बना लिया और इसे रिवर्ट वन से समझौते के बदले में सौदेबाजी की चिप के रूप में इस्तेमाल किया। डिवाइन लैंड बस तुम लोग को इकट्ठा दिखती है क्योंकि सभी पार्टीज रिवर्ट वन का सम्मान करते थे। हालांकि सभी ताकतों के पास अभी भी उनकी ओरिजिनल जगहों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल था। इस बात को सुनने के बाद कैबिनेट के जितने मेंबर्स थे वहाँ पर हैरान होते हुए कहते हैं, क्या कहा, हमें क्या करना चाहिए अब? उन लोगों के इस बात को सुन के अपना हीरो बताता है, कांग्रेस ऑफ ऑल लॉज जारी करने के बाद ये हमारा उनकी ट्रिक्स को हल करने का पहला स्टेप होगा। ये हमारे राष्ट्र के फाउंडेशन को मजबूत करने की दिशा में भी
भी एक बहुत जरूरी कदम है। अपने हीरो की बात सुनकर वो लोग वहाँ पे उसको एग्री करते हुए कहते हैं, हाँ ये सही है। कांग्रेस ऑफ ऑल लॉज दुनिया भर के टैलेंट को योग्यता के आधार पर अपने सरकार में शामिल होने के लिए इनवाइट करती है। ये देश के लिए नए टैलेंट को ढूंढने का एक बहुत जरूरी कदम है। ऐसे काम करने से सेंट्रल गवर्नमेंट की ताकत को मजबूत करने और नोबल्स की पावर को बांटने का बहुत शानदार तरीका है। हालांकि हम इस विचित्र टेक्निक को कैसे संभाल सकते हैं जो दुनिया में लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। उस बंदे की बात सुनकर जो ईस्ट साइड की प्राइम मिनिस्टर थी वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, ये विचित्र टेक्निक इंसानियत और नेचर के कानून के खिलाफ है और इंसानी भावना रखने वाले लोग कभी भी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कांग्रेस ऑफ ऑल लॉज के न्यू जनरेशन में उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हम सब मिलकर डिवाइन लैंड को समृद्ध बनाएंगे ताकि वे डिवाइन लैंड के गौरव और हानि को साझा कर सकें और फिर परेशानियां अपने आप ही हल हो जाएंगी। इस साइड के प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की बात सुनने के बाद तो सारे के सारे कैबिनेट मेंबर वहाँ पे उनकी बात को एग्री करते हुए कहते हैं, वाओ ये तो बहुत कमाल का आइडिया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय बाद दिखाते हैं जहाँ पर उस कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी थी और अपना हीरो और ईस्ट साइड की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो वहाँ पर बैठे हुए थे। यूनफेंग वहाँ पर ईस्ट साइड के प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्यार से देख रहा था, उसको इस तरह से काम करते हुए। तभी वहाँ पर बहाने से बात करते हुए कहता है, 10 सालों से भी ज्यादा समय तक अपने साथियों के साथ में मौत से लड़ने के बाद आखिरकार हमें वो मिला जो हम चाहते थे। उस समय सोचिए किसने सोचा होगा दुनिया भर में सबसे सुंदर लड़का डोंग फेंग यूशु असलियत में डोंग फेंग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी। वो लेडी वहाँ पर अपने हीरो की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहती है, अच्छा तुम मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? यूनफेंग वहाँ पे उससे कहता है, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ अगर तुम चली गई तो इस डिवाइन लैंड को फिर से बहाल करने की जिम्मेदारी कौन उठा पाएगा? उसकी इस बात को सुनकर वो लेडी वहाँ पे खिसियाते हुए कहती है, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये सब अपने मरे हुए साथियों की इच्छा को पूरा करने के लिए कर रही हूँ। यूनफेंग वहाँ पे उसकी बात सुनकर उसको और ज्यादा छेड़ते हुए कहता है, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा भी कांग्रेस ऑफ ऑल लॉज में भाग लेगा, क्या तुमको चिंता नहीं होगी कि उसे चोट लग सकती है? यूनफेंग की इस बात को सुनकर वो वहाँ पे एकदम शॉक्ड हो गई थी। साथ ही वहाँ पर अपने आप को शांत करते हुए कहती है, ये उसकी जिंदगी है और उसमें शामिल होने के लिए उसने फैसला किया है, इसलिए मैं उसको सपोर्ट करूंगी। यूनफेंग वहाँ पे उसको और ज्यादा छेड़ते हुए कहता है, अरे हाँ वैसे ये बताओ, एक दिन अचानक से तुमने घोषणा कर दी तुम्हारा एक बच्चा होने वाला है। हर कोई ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उतावला था, आखिर उस बच्चे का बाप कौन है? किस तरह का आदमी तुम्हारी आंखों में आया और तुम्हें पसंद करने के लिए मजबूर कर सका? बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। यूनफेंग की इस तरह की बात सुनकर वो वहाँ पे गुस्साते हुए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर टेबल में पीटते हुए कहती है, अगर मैं ये कहूँ कि उसका बाप कोई और नहीं तुम हो तो क्या होगा? जैसे वहाँ पर उस लेडी ने इस बारे में बोला था, यूनफेंग धड़ाम से पीछे की तरफ जमीन पे गिरता है चेयर से। वो इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया था, पसीने छोड़ते हुए घबरा के कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? यूनफेंग के ऐसे हाल को देखकर वो लेडी वहाँ पे ब्लश करते हुए गुस्से में घूर के कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारा मजाक क्यों नहीं उड़ा सकती? यूनफेंग बेचारा वहाँ पे घबराते हुए अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, अच्छा मैं तो बहुत ज्यादा घबरा चुका था इस चीज को जानने के बाद। दूसरे साइड में वो लेडी वहाँ पे पिनकते हुए कहती है, तुम जैसा बेकार इंसान इतना एक्साइटेड कब से हो गया? क्या तुम आजकल बहुत ज्यादा फ्रीडम से नहीं घूम रहे हो? और अब जब कोई लड़ाई नहीं होती है तुम दूसरों की प्राइवेसी में ताक झांक करने लगे हो। उसकी इस बात को सुनने के बाद यूनफेंग के जान में जान आती है और वो गहरी सांस छोड़ते हुए उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं बस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। यूनफेंग के मुंह से इस तरह की बात सुनकर जो उसकी दोस्त थी वहाँ पे खिलखिला के हंसने लगी थी। साथ ही वहाँ पर फिर अपने आप को संभालते हुए सीरियस होकर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मीटिंग खत्म हो गई है, तुम अपने काम को करने के लिए वापस जा सकते हो। मुझे अभी भी बहुत सारा काम करना है, इसलिए मैं अब आपसे बातचीत नहीं करूंगी। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ से आगे की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी यूनफेंग उसको चिल्ला के कहता है, हे रुक जाओ। प्राइम मिनिस्टर उसके आवाज देने के कारण पीछे की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ बताओ, मैं रिवर्ट फंड के लिए और क्या कर सकती हूँ? यूनफेंग वहाँ पे बहाना बनाते हुए कहता है, हाल ही में मेरे एक करीब दोस्त को अपने बेटे के साथ में कुछ प्रॉब्लम हुई और वो मेरी सलाह लेना चाहता था, लेकिन तुम जानती हो मुझे ऐसे मामलों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। यूशु, तुमने एक बहुत बढ़िया तरीके से अपने बेटे को सिखाया है, क्या तुम मेरे साथ में
कुछ कॉर्पोरेट टिप्स को शेयर कर सकती हो। यूनफेंग के मुंह से इस तरह की बात सुनकर यूशु वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ओहो, वैसे मैं तुम्हारे ज्यादातर दोस्तों को जानती हूँ, तो वो कौन है? तुम उससे कह सकते हो कि वो आकर मुझे सीधे ढूंढ ले। यूनफेंग का दाव बेचारे के ऊपर उल्टा पड़ जाता है, जिस कारण से वो घबराते हुए बहाना बना के कहता है, वो तुम इस आदमी को नहीं जानती क्योंकि तुम आमतौर पर बहुत सारे कामों में बिजी रहती हो, तो इसीलिए तुम मुझे बता सकती हो। जो क्लोज दोस्त होता है दोस्तों, वो क्लोज होता है, हर एक नफ्स को जानता है। यूशु भी वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ओहो अच्छा ऐसी बात है। उसको इस तरह से घूरते हुए देखकर यूनफेंग के पसीने आ गए थे। साथ ही वहाँ पर उसकी बात सुनकर यूशु वहाँ पर चेयर पे बैठते हुए उसको बहुत प्यार से घूर के देखते हुए कहती है, तो फिर ठीक है रिवर्टवान, आगे बढ़िए, मुझे बताइए, मैं देखती हूँ कि आपके दोस्त के लिए क्या कर सकती हूँ। उसके इस बात को सुनकर यूनफेंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, तुम मेरी बात को समझ गई। और इसी के साथ वहाँ पर यूनफेंग अपने दोस्त का नाम लगाकर सारी की सारी बातें बताता है, ब्ला 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 ब्ला। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमको टाउ सेक्ट दिखाते हैं, जहाँ पर अपना हीरो अपने इनविजिबल वाली पावर को यूज करते हुए वहाँ पर आ गया था। और उसी जगह पर एक कंपटीशन चल रहा था, जहाँ पर लोग अपनी तलवार में बैठकर आगे की तरफ बड़ी स्पीड में जा रहे थे कंपटीशन खेलने के लिए। उस टाउ सेट के अंदर फाइटिंग अरेना के आसपास बहुत ढेर सारे डिसाइपल इकट्ठा हो चुके थे। एक एल्डर वहाँ पर आकर उन सभी से कहते हैं, कांग्रेस ऑफ ऑल लॉज के डिवाइन लैंड में टाउ सेट के सिलेक्शन का टूर्नामेंट अब शुरू होगा। प्लीज हमारे सेट के लीडर्स अब यहाँ पर आकर बकचोदी करें, मतलब कि ज्ञान पेले आके। डिसाइपल भी वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, हमारे सेट के लीडर अपनी बातों से हमारा उत्साह बढ़ाएं। उनके ऐसा कहने के साथ में वहाँ पर कोई अपेयर होता है और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं, अपने हीरो की पहली माशूका फेंजियो थी। वो उस स्टेज पे आते हुए सभी लड़कों की तरफ देख के कहती है, जहाँ पर दोस्तों हमको पता चलता है उस भीड़ के अंदर अपने हीरो का जो बेटा था, जो फेंजियो ने बताया था, उसका नाम कियान फेंग था, जो कि कियान फेंजियो का बेटा है। कियान फेंजियो वहाँ पर अपने ज्ञान की बातें पेलते हुए कहती है, डिवाइन लैंड अभी अभी बहाल हुआ है और शांति आसानी से नहीं आती, इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जबकि बाहरी दुश्मन हम पर नजर रखे हुए हैं। इसीलिए हमें एक कल्टीवेटर के रूप में अपने डिवाइन लैंड को प्रोटेक्ट करने की शपथ लेनी चाहिए। उसके इस बात को सुनने के बाद सारे डिसाइपल वहाँ पे जोश से भरते हुए चिल्ला के कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हम डिवाइन लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। इसी के साथ फेंजियो वहाँ पर उनसे कहती है, मैं घोषणा करती हूँ, कांग्रेस ऑफ ऑल लॉज टूर्नामेंट अब शुरू होगा। अपनी ज्ञान की बातें पेलने के बाद फेंजियो वहाँ पर पीछे की तरफ निकल के जाती है। अब फिर से वही बुढ़ा दोस्तों जो इससे पहले बीसी पेल रहा था, वो वहाँ पर आते हुए कहता है, चलो फिर ठीक है लौंडो बच्चों, क्वालिफायर्स राउंड को शुरू करते हैं। 500 रजिस्ट्रेशन कॉम्पिटिटर हैं और हमने उन्हें 32 डिवीजन में बांट दिया है, इसीलिए बहुत तेजी से किनारे पे जाओ और अपना सीरियल नंबर ले लो। क्वालिफायर नॉकआउट मेथड का इस्तेमाल करेगा और जीतने वाला पॉइंट स्कोरिंग कंपटीशन के लिए ग्रेट फाइनल में भाग लेगा। टॉप 8 पॉइंट को हासिल करने वाले कॉम्पिटिटर्स डिवाइन लैंड के कांग्रेस ऑफ ऑल लॉज में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे टाउ सेट की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। समझ में आ गया तो निकल लो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाते हैं, जैसा कि उसने बताया था 32 डिवीजन में बांटा गया है, तो वहाँ पर एक डिवीजन में अपने हीरो का बेटा कियान फेंग भी वहाँ पर अपने नंबर को लेने आया था। जब वहाँ पे वो देखता है तो उसका नंबर 35 था। ऊपर बैठी कियान फेंजियो भी इन सब चीजों को होते हुए देख रही थी, लेकिन तभी अचानक से टेलीपैथी की तरह उसके मन में आवाज आती है, अरे हमारा बेटा कहाँ है? जिसको सुनने के बाद में उसको बहुत बड़ा झटका लगता है और वो एकदम से चेयर से वहाँ पर खड़ी हो गई थी घबराहट के कारण। जब एल्डर्स वहाँ पर उसको अचानक से खड़े होते हुए देखते हैं तो वो घबराते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर आखिर क्या गलत हुआ यहाँ पे? फेंजियो वहाँ पर अपने आप को संभालते हुए कहती है, अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, आप सभी लोग टूर्नामेंट को देखना जारी रखें। और इस बात को कहते हुए वो घबराते हुए वहाँ पर बैठ गई थी। साथ ही वहाँ पर ब्लश करते हुए गुस्से में टेलीपैथी के थ्रू बात करते हुए कहती है, तुमने आखिर मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर आ रहे हो? मैं सबके सामने खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकती। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है अपना हीरो यूनफेंग अपनी एक स्किल को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर गायब हो चुका था और उसको इतना गुस्से में देखकर थोड़ा घबराते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं अपने बेटे की प्रॉब्लम पर आपसे बात करने के लिए जल्दबाजी में यहाँ पर आया था, इसलिए मैं आपको इस चीज के बारे में बताना ही भूल गया। और दोस्तों मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। डोमिनेटिंग द इमॉर्टल कल्टीवेशन रिल्म के एपिसोड एक हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर ने उसके न्यू एपिसोड्स निकालने का सोर्स बताया था, जिस कारण से कि हमको अब 82 एपिसोड्स उसके मिल चुके हैं और इसके बाद मैं उसी के चैप्टर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। यूनफेंग को अपने पास में देखकर फेंजियो थोड़ा ब्लश कर रही थी।
साथ ही वहाँ पर अपने हीरो से कहती है वो मैदान में है 16 नंबर वाली लाइन में, जल्द ही मैच शुरू हो रहा है। यूनफैंग वहाँ पे अपने बेटे की तलाश वहाँ पे शुरू कर देता है। 16 नंबर लाइन कहाँ पर है? वहाँ पर रेफरी चिल्ला के कहता है नंबर 35 का सामना नंबर 36 करेगा। उसने जैसे इस बारे में बोला था तभी अचानक से एक बहुत बड़ा इंसान उसके जस्ट पीछे आके खड़ा हो जाता है, जिसको फील करते हुए जब वो पीछे पलट के देखता है वहाँ पर एक बड़ा लौंडा था जो उसको देख के हंसते हुए कहता है वो मैं नंबर 36 हूँ, टाउ सेट के डिवाइन कनेक्शन हॉल से दा शान का इनर डिसाइपल 36 जनरेशन। यूनफैंग उस लड़के को देख के थोड़ा शॉक्ड हो गया था। तभी वहाँ पर हैरान होते हुए फेंजियो से पूछता है हे फेंजियो, हमारा बेटा आखिर किससे मिलता जुलता है? क्यों वो इतना बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है? उसकी इस बात को सुन के फेंजियो जो चाय पी रही थी अचानक से भल्ले से थूक देती है, जिसको देखने के बाद में एल्डर फिर से हैरान होते हुए कहते हैं सेट लीडर दोबारा से कोई मैटर हुआ है क्या? फेंजियो वहाँ पे अपने मुंह को पोंछते हुए कहती है नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, आप लोग टूर्नामेंट देखते रहिए। साथ ही वहाँ पर ब्लश करते हुए फिर से गहरी सांस छोड़कर अपने हीरो के ऊपर गुस्साते हुए टेलीपैथी से कहती है तुम कसम से बेवकूफ अंधे हो क्या? भले ही तुमने उसे पहले कभी नहीं देखा हो, क्या तुम मोटे तौर पर देख के भी नहीं बता सकते कि तुम्हारा बेटा कौन है? यूनफैंग शर्मिंदा होते हुए कहता है मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। जब भी मैं किसी यंग लड़के को देखता हूँ तो मुझे डर लगता है कि अचानक वह मेरा बेटा ना बन जाए। फेंजियो अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहती है जल्दी देखो हमारा बेटा आ गया। 16 नंबर के फील्ड पे दिखाते हैं जहाँ पर यूनफैंग का बेटा लड़ाई के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। साथ ही वहाँ पर ग्रीट करते हुए कहता है मैं आर्केन हॉल से कियान फेंग हूँ, आउटर डिसाइपल का 36 जनरेशन। यूनफैंग कियान फेंग को देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया था क्योंकि वो बिल्कुल उसके जैसा था। तभी रेफरी वहाँ पर आगे कहता है वो करने के बाद एक दूसरे से फाइट शुरू कर सकते हो, और वो लोग वहाँ पर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को बो करते हैं, मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़के उस तरफ देखते हुए कहते हैं नंबर 36 सच में बहुत अनलकी है। दूसरे साइड में हमें उस जाइंट लौंडे को दिखाते हैं जिसके पसीने छूट रहे थे। तभी वहाँ पर वो अपने ट्रिक को एक्टिवेट करने के लिए ताली बजाते हुए कहता है अर्थ रॉक शील्ड। उसके ऐसा करने के साथ में बहुत ढेर सारे पत्थर जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और उसकी बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, बिल्कुल एक बैटलफील्ड के वॉरियर के तरीके। इस टेक्निक को देखकर यूनफैंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है ताओ सेट की नई जनरेशन सच में बहुत टैलेंटेड है। इतनी कम एज में ये लड़का पहले से ही जानता है अर्थ रॉक के प्रोटेक्शन आर्मर को कैसे इस्तेमाल किया जाए। कियान फेंजियो वहाँ पर खुश होते हुए कहती है हाँ ये सब हमारे सेट के एंसेस्टर द्वारा ताओ की लगातार की गई स्टडी और उनके क्रिएटिव माइंड के द्वारा ये रिजल्ट निकला है। बेशक इसे सफल बनाने के लिए हमारे डिसाइपल की न्यू जनरेशन ने भी बहुत कड़ी मेहनत की है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात उसकी इस बात को सुनकर यूनफैंग तिरछी निगाहों से उसकी तरफ देखता है। कियान फेंजियो उसको आगे बताती है ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अच्छी लड़ाई लड़ी और दुनिया भर में शांति फैला दी, इसलिए वे जिंदा रह सकते हैं और नए बच्चे आज बड़े हो सके हैं। यूनफैंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है ये मेरी जिंदगी का काम है। लेकिन तभी जब वो सामने की तरफ देख रहा था एकदम से उसको झटका लगता है, क्योंकि जो उसका बेटा था वहाँ पर उसने किसी भी तरह का स्किल को इस्तेमाल नहीं करता, बस उसके जो मोटा वाला लड़का था उसके पास जाकर उसके एक जोर से घूसा मारता है और वो मोटा लड़का लुढ़कता हुआ सीधे पीछे धड़ाम से जाकर गिर गया था। उसका घूसा इतना ज्यादा पावरफुल था, वो मोटा लड़का वहाँ पर मुंह से झाग फेंक रहा था और नंबर 35 मतलब उसका बेटा वहाँ पे विन हो जाता है। अपने बेटे की इस तरह की पावर को देखकर यूनफैंग हैरान होते हुए कहता है रुको, क्या वो एक प्रैक्टिस स्टेज का कल्टीवेटर लेवल स्ट्राइक की पावर को कैसे परफॉर्म कर सकता है? फेंजियो वहाँ पर गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है तुम बस देखते रहो और तुमको पता चल जाएगा कि क्यों। अगर यही प्रॉब्लम होती तो मैं इतनी परेशान नहीं होती। यूनफैंग वहाँ पे फेंजियो की बात का मतलब समझ नहीं पाया था और वहाँ पर 1 घंटे बाद दिखाते हैं जहाँ पर फिर से 5th मैच नंबर 35 मतलब उसका बेटे का मैच नंबर 41 से हो रहा था, जहाँ पर दोनों अपोनेंट एक दूसरे के सामने खड़े थे। लेकिन 5 मैच खेलने के कारण जो उसका बेटा था वहाँ पे बुरी तरह हाँप रहा था, थक चुका था। जिस चीज को देखने के बाद तो जो उसका अपोनेंट था वो भी वहाँ पर हैरान था। साथ ही वहाँ पर जो दूसरे डिसाइपल्स थे उसकी मौज लेते हुए कहते हैं नंबर 41 तो सच में बहुत लकी है। अपने बेटे को इस तरह से हाँपते हुए देखकर यूनफैंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है अरे आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? फेंजियो के वहाँ पे पसीने छूट रहे थे, साथ ही वहाँ पर वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। और तभी अचानक से जो नंबर 41 था उसने आगे बढ़ते हुए कियान फेंग के ऊपर एक जोरदार घूसा मार दिया था, जिससे उड़ता हुआ कियान फेंग जिस तरह से मोटा लड़का गिरा था इस बार वो पीछे की तरफ जाके गिरता है। जब वहाँ पे वो खड़ा होने की कोशिश करता है वो वहाँ पर बहुत ज्यादा थक चुका था। रेफरी इस चीज को देखते हुए कहता है नंबर 41 यहाँ पर जीत चुका है। यूनफैंग को भी समझ में नहीं आया आखिर अचानक से यहाँ पर हुआ कैसे। ये दूसरा लड़का ये बहुत
बहुत पावरफुल है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर रात का सीन पे आ गया था, जहाँ पर उसका बेटा दिन की फाइट के कारण बहुत सारा गुस्से में एक बड़े से चट्टान के ऊपर वहाँ पे घूंसे चला रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था और वहाँ पर साथ ही बहुत ज्यादा गुस्से में था। जब उसका बेटा वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था, युनफेंग और कियान फेंजियो दोनों वहाँ पर गायब होते हुए उसको देख रहे थे। युनफेंग अपने बेटे की जांच करने के लिए अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है सेलेस्टियल क्लेरिवियंस, जिससे कि वो साफ तौर पर चीजों को देख पाता था। वहाँ पर उसका बेटा बहुत जोर जोर से घूंसे चला रहा चट्टान के ऊपर। जब युनफेंग वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर उसके मेरिडियंस को देख रहा था, मतलब जो वेन्स के अंदर जो उसका एनर्जी फ्लो होता है, जब उसको देखता है तो वहाँ पर हैरान होते हुए कहता है उसके डेंटियन और मेरिडियन आखिर ये कैसे हो सकता है। फैंसी इस बात को जानती थी, तभी अफसोस करते हुए कहती है जैसा कि तुम देख रहे हो उसके डेंटियन और मेरिडियन वेसल्स ऑर्डिनरी लोगों की तुलना में कई गुना पतली है। इस चीज को समझाने के लिए कियान फेंजियो बताती है आमतौर के लोगों के अंदर डेंटियन और मेरिडियंस की जो जगह होती है वो ज्यादा चौड़ी होती है, लेकिन हमारे बेटे की जो मेरिडियन वेसल है वो बहुत ज्यादा पतली है, जिस कारण से कि उसकी बॉडी के अंदर सही तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाती। युनफेंग वहाँ पे इस बात को सुन के कहता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके डेंटियन और मेरिडियन के लिए इतने पतले रास्ते के साथ एनर्जी बनाने की पावर दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत थी, लगभग एक हाई प्रेशर वाले पानी की बंदूक की तरह। अगर वो युआन यिंग लेवल तक पहुंच गया तो वो आसानी से हेवन और अर्थ की एनर्जी को एकजुट कर सकता था। पावर को इस तरह से इकट्ठा करने के साथ में वह पक्के तौर से स्टेज को पार कर सकता था और इवोकेशन स्टेज को हरा सकता था। कियान फेंजियो वहाँ पे सैड होते हुए कहती है हालांकि इतना छोटा रास्ता होने के साथ भी उसके डेंटियन और मेरिडियन में बहुत ढेर सारी एनर्जी इकट्ठा नहीं हो सकती। अगर वो ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा नहीं कर सकता तो उसके पास अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए इतनी एनर्जी ही नहीं होगी। युआन यिन तक पहुंचने की बात तो छोड़ ही दो, वो तो अपने फाउंडेशन स्टेज तक भी नहीं पहुंच सकता। कियान फेंजियो की बात वहाँ पर युनफेंग बहुत ध्यान से सुन रहा था, तभी वो कियान फेंजियो की तरफ देख के ब्लश करते हुए कहता है तो मुझे बताओ तुम इस चीज के बारे में क्या सोच रही हो। मेरा कहने का मतलब है हमारे बेटे के बारे में। कियान फेंजियो उसके मुंह से हमारा बेटा सुन के शॉक्ड होते हुए कहती है क्या कहा हमारा बेटा। और वो उसकी तरफ जब देखती है तो युनफेंग वहाँ पे पानी पानी हो चुका था, ब्लश कर रहा था। तभी इस चीज को देखकर कियान फेंजियो भी वहाँ पर ब्लश करते हुए अपने चेहरे को हटाते हुए कहती है मैं ताओ सेट की सेट लीडर हूँ, 20,000 से भी ज्यादा डिसाइपल को मैं लीड कर रही हूँ। हमारे सेट की प्लानिंग बन रही है और उसे आसानी से चला रहे हैं, हालांकि मैं अपने बेटे के मामले में कुछ भी नहीं कर सकती। जब वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो जो उसका बेटा था वहाँ पे गुस्से के मारे उस चट्टान के ऊपर बुम बुम खूब घुसे मार रहा था। जिस चीज को देखने के बाद कियान फेंजियो कहती है मेरे बेटे की पहचान के कारण उसे बहुत सारे लोगों की बातों के साथ साथ कई परेशानियों का दबाव भी सहना पड़ता है, जो कि उसकी उम्र के साथियों के हिसाब से बहुत ज्यादा है। उसकी पीठ पीछे सभी लोग एक सेकंड जीनियस कहते थे। फेंजियो फिर उस पल के बारे में बताती है जहाँ पर लड़के उसकी मौत लेते हुए कहते हैं वो देखो वो बस एक सेकंड का ही जीनियस है, हमारे सेट लीडर के लिए ये कितनी शर्म की बात है, लेकिन वो इमॉर्टल फैंटेसी है। फेंजियो फिर आगे बताती है हालांकि उन्होंने कभी भी दूसरों के सामने अपना गुस्सा या निराशा नहीं दिखाई, लेकिन आज मैं उसको ऐसे हाल में देखने के बाद में भी कुछ नहीं कर सकती। केवल मैं ही जानती हूँ जब वो अजीब महसूस करता है या दुखी होता है तो वो यहाँ आता है और अपने स्किल की और ज्यादा प्रैक्टिस करता है जब तक कि वो पूरी तरह से थक नहीं जाता। युनफेंग वहाँ पे फेंजियो को इतना हताश देखकर गुस्से के कारण अपनी मुट्ठी भी भींच लेता है। तभी वहाँ पर फेंजियो उसको आगे बताती है जब वो छोटा था तो वो मेरे पास आता और अपनी परेशानियों के बारे में शिकायत करता था। जब वो दुखी होता तो मुझसे गले लगने के लिए कहता और अपने मन की सारी बातें मुझे बताता था। हालांकि पिछले कई सालों में शांति होती जा रही है, वो मुझसे बातचीत करने से इनकार कर देता था और जब भी मैं उससे कुछ भी पूछती तो वह अपना सिर हिला देता था। इस बात को बोलते हुए फेंजियो वहाँ पर अपने हीरो की तरफ आने लगी थी। साथ ही वहाँ पर रोते हुए युनफेंग से कहती है मुझे खुशी होगी अगर वह मुझसे लड़े, मुझसे बहस करे, भले ही इसका कोई मतलब ना हो। वह मुझसे पूछे मैंने उसे क्यों पैदा किया और उसे इतना दर्द क्यों दिया। अगर वो मेरे सामने रोता भी है तो भी सब ठीक है। हालांकि वो ज्यादातर अपने आप को खुद में ही समेटे रखता है, उतना ही मेरा दिल दुखता है उसके लिए। इस बात को कहते हुए कियान फेंजियो युनफेंग के कपड़ों को पकड़ लेती है और वहाँ पे रोते हुए कहती है
है एक अच्छी माँ बनना सेट के लीडर बनने से बहुत ज्यादा कठिन होता है। यूनफेंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी वहाँ पे वो समझाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्या मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ। जिसको सुनने के बाद फेंजियो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या तुम्हारे पास इससे निपटने का कोई उपाय है। यूनफेंग वहाँ पे उसको इनकरेज करते हुए कहता है, मुझे अपने बेटे के साथ आमने सामने बात करने दो। फेंजियो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तब तक अपना हीरो अपने स्किल को इस्तेमाल करता है, ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसा करने के साथ में जो उसकी बॉडी थी धीरे धीरे अपना शेप बदल ली थी और कुछ देर बाद जो उसकी वेशभूषा थी पूरी की पूरी बदल जाती है। वो एकदम जवान लड़का बन गया था। वो वहाँ से जाते हुए फेंजियो से कहता है, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। यूनफेंग की इस तरह की बात को सुन के फेंजियो समझ नहीं पाती। जब तक वहाँ पे वो उसको रोकने की कोशिश करती वो वहाँ से गायब हो गया था। दूसरे साइड में हमें उसके बेटे को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है और गोकू की तरीके दोस्तों वहाँ पे 397, 398, 399 अपर पुशअप्स कर रहा था। लेकिन तभी अपना हीरो वहाँ पर आते हुए कहता है, ताओ सेट का एक डिसाइपल अपनी फाउंडेशन के लिए एनर्जी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि यहाँ छिपकर बॉडी को रिफाइन करने और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के बेकार से रास्ते पर चल रहा है। क्या ताओ सेट के अंदर इसी तरह के टैलेंट मौजूद हैं? यूनफेंग की बात सुनकर वो वहाँ पर अपने एक्सरसाइज को रोकते हुए तुरंत उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पर यूनफेंग एक जवान लौंडे के तरीके उस पत्थर के ऊपर बैठा हुआ उसको देख रहा था। उसका बेटा वहाँ पे इस तरह से घूरते हुए देखकर घबराते हुए कहता है, तुम कौन हो? ताओ सेट के पीछे के पहाड़ पर घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यूनफेंग वहाँ पे उसकी मौज लेते हुए कहता है, मैंने तो सुना था कि ताओ सेट के अंदर सभी डिसाइपल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाले लोग हैं, इसलिए मैं अपनी पावर लिमिट का पता लगाने और ताओ सेट के कुछ ट्रू डिसाइपल से लड़ने की कोशिश करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यूनफेंग का बेटा वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ट्रू डिसाइपल से लड़ने से पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। जब वो इस बारे में बोल ही रहा था तभी यूनफेंग उस चट्टान के ऊपर से गायब हो जाता है। उसका बेटा ऐसे देख के वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये गया कहाँ। लेकिन तभी यूनफेंग जस्ट उसके पीछे आते हुए कहता है, ये तो बहुत दिलचस्प है, मुझे डर है कि अगर मैं तुमसे सचमुच लड़ाई करता हूँ तो तुम्हारे जैसे प्रैक्टिशनर स्टेज का लौंडा यहाँ पर मारा जाएगा। उसकी इस तरह की बात सुनकर क्यान फेंजियो घबराते हुए कहती है, वो यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये किस तरह की आदमियों से आदमी की बातचीत है? क्या वो अपने बेटे से लड़ाई शुरू करने की कोशिश कर रहा है? टेलीपैथी के थ्रू क्यान फेंजियो की बात सुनकर अपना हीरो उसको बताता है, सालों तक की लड़ाई और अनगिनत एनिमीज से मुकाबला करने के बाद मैं इस बात से सहमत हूँ कि कोई झूठ बोल सकता है, लेकिन केवल मुट्ठी से अपने हृदय में सबसे ज्यादा इच्छा शक्ति और व्यक्तित्व को रखते हैं, चाहे वो क्रूर हो, हिंसा हो, पापी हो, साहसी हो, मजबूत हो या कोई भी हो। ऐसा करके हम उसके बारे में जान सकते हैं। दूसरे साइड में उसका बेटा अपनी फिस्ट को रेडी करते हुए कहता है, मुझे तुम कम मत आंको, मैं अभी भी अपने सेट के ट्रू डिसाइपल के बराबर लड़ सकता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर यूनफेंग वहाँ पे स्माइल करता हुआ क्यान फेंजियो से कहता है, वो अपने एनिमीज को भी ये याद दिलाना नहीं भूलता मेरा लौंडा सच में कितना ईमानदार और साफ बोलने वाला है। यूनफेंग वहाँ पे अपने बेटे की बात सुन के उसके ऊपर एक अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, एक प्रैक्टिस स्टेज के होने के बावजूद तुम मुझसे इस तरह की झूठी और सीरियस बातें करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे वो उसके पास आता है तभी अचानक से उसका बेटा अपनी फिस्ट को आगे बढ़ाता है, जिसको रोकने के लिए यूनफेंग ने भी वहाँ पर दोनों हाथों को ब्लॉक करने के लिए बढ़ा दिया था। उसके बेटे की पावर इतना ज्यादा थी, दोनों के दोनों रगड़ते हुए पीछे की तरफ चले गए थे। यूनफेंग जब अपने हाथ पे देखता है तो उसके बेटे के अटैक के कारण उसका हाथ वहाँ पे लाल हो चुका था, जिसको देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये देखकर मुझे अब थोड़ा मजा आने लगा है। तुम्हारी ये पावर तो ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर स्टेज की नहीं है, ये किस तरह की पावर है जो कल्टीवेशन लेवल को पार कर सकती है। अरे हाँ, याद आया मुझे, मेरे मास्टर ने पहले ही कहा था एक बहुत रेयर प्रकार की बॉडी होती है जो युआन यिंग स्टेज पर एवोकेशन स्टेज को हरा सकती है, फिर भी ये अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी को कभी नहीं जुटा सकता। हे लौंडे, तुम इसे क्या कहते हो? अरे हाँ, बिल्कुल सही, ये तो ऑब्सोलेट फिजिक्स है। तुम इतने लकी तो नहीं हो सकते कि तुमको इतनी अच्छी फिजिक वाली बॉडी मिली है, मैंने सही कहा ना? यूनफेंग की इस तरह की सारी बातें उसका बेटा वहाँ पे सुन रहा था। तभी वहाँ पर यूनफेंग कोड लुक देते हुए कहता है, आपको अपने पेरेंट्स से नफरत हुई होगी जिन्होंने तुमको जन्म दिया और तुम्हारे पास इतनी बेकार फिजिक दी, मैंने सही कहा ना? लेकिन जैसे ही वहाँ पर यूनफेंग ने इस बारे में बोला था उसका बेटा तुरंत उसके पास आ गया था अटैक करने के लिए
और वहाँ पर आगे बढ़ते हुए उसके मुंह के ऊपर सीधे लात मारने वाला था, जिसको देखते हुए वो तुरंत अपनी स्पीड को इस्तेमाल करते हुए जंप करके पीछे की तरफ हटते हुए अपनी स्पिरिचुअल तलवार के ऊपर खड़ा हो गया था। और उसका बेटा वहाँ पे उसको ऐसा करते हुए देख रहा था। तभी वहाँ पे फिर से वो हंसते हुए कहता है, आखिर तुम बहुत लंबी लड़ाई तक किस तरह से ऐसे टिक पाओगे। उसका बेटा उसको मारने के लिए वहाँ से जंप लगाता है, उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आखिरी तक टिका रहूंगा, क्योंकि ये मेरे सम्मान की बात है। इस बात को सुनकर युन फेंग को थोड़ी राहत मिलती है। फिर वहाँ पे वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, दिखाओ मुझे तुम में कितना दम है। इस बात को बोलने के बाद वो दोनों हवा में दोस्तों बहुत स्पीड में लड़ाई कर रहे थे। दुम दुम आपस में उनकी टकराव हो रही थी, जिसको बेचारी नीचे खड़ी फैंस उस चीज को देखकर उसको बहुत घबराहट हो रही थी। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। जैसा कि हमको तो मालूम ही है, उसका बेटा बहुत देर तक फाइट्स को नहीं कर पाता, जिस कारण से कि आखिरी में युन फेंग ने उसको हरा दिया था और उसकी गर्दन को पकड़े हुए एक क्लिफ के ऊपर लटकाया था। इतनी लड़ाई करने के कारण उसकी बॉडी वहाँ पर बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रही थी। अपने बेटे को इस कंडीशन में देखकर फैंसी के तो वहाँ पसीने छूट गए थे। तभी वो टेलीपैथी से अपने हीरो से कहती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो। युन फेंग वहाँ पे हंसते हुए कहता है, कल्टीवेशन एक संकल्प है, मरना और फिर से पुनर्जन्म लेना। क्या इस तरह तुम और मैं आत्मज्ञान के शिखर तक नहीं पहुँचते हैं? और अब ये शांति का युग है और यही एकमात्र चीज है जो उसे आशा पाने में मदद करेगी। उस पर विश्वास करो, आखिरकार वो हमारा बेटा है। उसकी इस तरह की बात सुनने के बाद फैंसी घबराते हुए समझ नहीं पाती अब मैं क्या कहूँ। युन फेंग वहाँ पे अपने लौंडे की मौज लेते हुए कहता है, तुमने इतना बुरा भी नहीं किया, मैं इस चीज में बहुत मजा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा मुझसे दया की भीख मांगने की, और शायद मैं तुम्हारी जान को बख्शने के बारे में सोचूं। कियान फेंग वहाँ पे इसकी बात सुन के वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, एक वॉरियर के रूप में मुझे बहुत सम्मान मिला है, मैं मरने के लिए खड़ा रहूंगा और कभी अपने घुटने तुम्हारे आगे नहीं झुकाऊंगा। अपने बेटे की बात सुनकर युन फेंग फिर से खुश हो गया था और इसी के साथ उसने वहाँ पे उसकी गर्दन को क्लिफ के ऊपर से छोड़ दिया था, जिस कारण से कि उसका बेटा क्लिफ से नीचे की तरफ बड़ी स्पीड में गिर रहा था। और इस चीज को होते हुए युन फेंग वहाँ पे देख रहा था और लास्ट में गिरते हुए उसका बेटा कहता है, मम्मी मुझे माफ कर देना, मैं आपको प्राउड महसूस नहीं करवा पाया। युन फेंग ने जैसे अपने बेटे को नीचे फेंका था, अब फैंसी का सब्र जवाब दे जाता है और वहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहती है, फेंग नहीं, युन फेंग तुम उसके साथ में ऐसा नहीं कर सकते। और इस बात को बोलते हुए वो बहुत स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रही थी, जिस चीज को देखते हुए युन फेंग अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, यहाँ की हर एक चीज फ्रीज हो जाए। और ऐसा करने के साथ में ही वहाँ पर उसकी मॉम और उसका बेटा दोनों के दोनों अपनी जगह पर फ्रीज हो गए थे। ना फैंसी वहाँ पर हिल पा रही थी, ना उसका बेटा वहाँ पे हिल पा रहा था, वो दोनों अटक चुके थे। युन फेंग टाइम रहते वहाँ पर सारी चीजों को फ्रीज करके थोड़ा गहरी सांस लेता है सुकून की, और साथ ही वहाँ पर फिर से अपनी नॉर्मल बॉडी के शेप में आ जाता है ट्रांसफॉर्म होके। वहाँ पर फैंसी के पास जाकर उसको अनफ्रीज करता है, जहाँ पर फैंसी को कुछ समझ में नहीं आता आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तभी वहाँ पर युन फेंग उसको गोदी में लेके आगे की तरफ बढ़ रहा था। अपने बेटे के कारण फैंसी वहाँ पर गुस्से में उसके मुंह में दोनों उंगली डालकर उसके मुंह को फैलाते हुए चिल्ला के कहती है, लिंग युन फेंग तुम कमीने हरामखोर, तुमने हमारे बेटे के साथ में क्या किया, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। युन फेंग उसको ऐसा करते हुए देखकर थोड़ा घबराते हुए कहता है, अरे मेरी माँ थोड़ा शांत हो जाओ, वहाँ पे देखो पहले। फैंसी दूसरे साइड में देखते हुए गुस्से में कहती है, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ, तुमने मेरा लौंडा नीचे फेंक दिया है। लेकिन तभी जब वो नीचे की तरफ देखती है तो एकदम से हैरान हो गई थी, क्योंकि उसका बेटा वहीं पे क्लिफ के नीचे जहाँ पर गिर रहा था वहाँ पे फ्रीज हो चुका था। अपने बेटे को वहाँ पे फ्रीज देखकर फैंसी वहाँ पे गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, मैं तो भूल ही गई थी तुम्हारे पास इस तरह की ट्रिक है, अब तुम इसमें बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हो। जब वो ये सब बोल रही थी दूसरे साइड में उसकी उंगलियां अभी भी अपने हीरो के मुंह के अंदर ही घुसी थी, जिसके कारण अपना हीरो बोलता है, क्या तुम प्लीज मेरे मुंह के अंदर से अपनी उंगलियां निकाल सकती हो। फैंसी जब अपने आप को इस तरह से करते हुए देखती है तो वहाँ पे बिल्कुल पानी पानी हो गई थी, गुल्लब्बो बन जाती है। उसके गाल एकदम टमाटर के तरीके लाल हो गए थे, जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था शर्म के मारे। अचानक से वो वहाँ पर उसकी गोद से नीचे की तरफ उतरती है, वहाँ पर अपने हीरो को लाइन मारते हुए ब्लश करके बाल सेट कर रही थी। और इसी के साथ हमें कुछ समय बाद दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों अपने बेटे की तरफ देख रहे थे नीचे जहाँ पे वो फ्रीज था। फैंसी वहाँ पर इस चीज को देखकर थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, तुम हमारे बेटे के साथ में बहुत सख्त हो। जब से वो छोटा था मैंने उसे इतनी जोर से नहीं पीटा जितना तुमने एक दिन
में उसे पेल दिया। युनफेंग वहाँ पे बहाने बनाते हुए कहता है, अरे तुम इतना गुस्सा मत हो, ठीक है, मेरे पापा और मेरे मास्टर मुझे पहले से भी ज्यादा जोर से मारते थे, साथ ही मैंने उसके साथ में लड़ते समय अपनी ताकत पे कंट्रोल रखा है। मैंने सिर्फ उसे दर्द का एहसास कराया, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचाई ताकि वह निराशा से डूब जाए। फेंजी वहाँ पर इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। उसकी बॉडी वहाँ पर वाइब्रेट हो रही थी। अपनी बॉडी को संभालने की कोशिश करते हुए कहती है, मरना और फिर से जन्म लेना मेरे लिए खुद पर कठोर होना आसान है, लेकिन अपने बेटे पर नहीं। युनफेंग उसकी बात समझते हुए कहता है, तुम बेचारी अबला माँ, तुम्हें क्या समझाऊं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो जब भी मेरे पापा मुझे पेलते थे और मुझसे एंसेस्टर के मंदिर के सामने घुटने टेकने को कहते थे, मेरी माँ हमेशा मेरे लिए चुपके से खाना लेके आती थी। दुर्भाग्य से मैं उसे दोबारा कभी नहीं खा पाऊंगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं अपने पापा और मास्टर के छुपे हुए प्यार को महसूस भी कर सकता हूँ और अब समझ भी सकता हूँ। वो प्यार जो साफ तौर से मेरी परवाह करता था, लेकिन फिर भी गुस्सा और कठोर बने रहते थे, मुझे बड़ा होने देने की अपेक्षा के साथ। यही कारण है वह एक सख्त बाप बनना चाहता था। युनफेंग की बात सुनकर फेंजी वहाँ पर फिर से ब्लश कर रही थी, साथ ही वहाँ पर अपने आप को संभालते हुए कहती है, तो बताओ अब हमें आगे क्या करना चाहिए। वहाँ पे अपने बेटे की तरफ घूर के देखते हुए कहता है, मरना और फिर से जन्म लेना, उसके बाद कोई शक की बात नहीं है कि वो टूटकर फिर से पूरी तरह सही हो जाएगा। और इस बात को बोलते हुए वो वहाँ पर नीचे की तरफ अपने बेटे के पास उतरता है और वहाँ पर उसके पास से गुजरकर और नीचे की तरफ चला गया था। जिस क्लिफ के ऊपर से उसने फेंका था, वहाँ पर एक जगह पर रुक के अपनी एक और स्किल को एक्टिवेट करने के लिए उस क्लिफ के ऊपर हाथ रख के कहता है, द सुप्रीम लॉ टेक्निक, पर्पल मेंशन सेलेस्टियल ओपनिंग। जैसे उसने वहाँ पर अपने स्पेल को पढ़ा होता है, जिस जगह पर उसका हाथ रखा हुआ था उस जगह पर एक एराई फॉर्मेशन बन गया था तलवारों का। साथ ही वहाँ पर कुछ देर बाद उस जगह पर एक बहुत बड़ी सुरंग बन गई थी, जिसके अंदर युनफेंग और फेंजी उड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अंदर की तरफ दोस्तों एक और अलग दुनिया थी, जो कि देखने में बहुत ज्यादा हरी भरी और सुंदर थी। फेंजी उस जगह को देखकर हैरान होते हुए कहती है, सुप्रीम स्टेट तो बहुत कमाल का है। द पर्पल मेंशन सेलेस्टियल ओपनिंग किसी भी सेट का मेन ट्रेजर होता है और तुमने बस इसे ऐसे ही लापरवाही में खोल दिया। हे युनफेंग, तुम मेरे लिए कुछ भी ऐसा क्यों नहीं खोलते हो। उसने जितना खोल दिया उतना ही नहीं संभाल पा रही है ये, अब आगे खोलने की बात कर रही है। युनफेंग उसकी बात सुन के हंसते हुए कहता है, क्या अब तुम्हें यहाँ पर मजाक सूझ रहा है। फेंजी वहाँ पे बात को चेंज करते हुए कहती है, तो बताओ हमारा अगला कदम क्या है। युनफेंग उसको समझाता है, एक ऐसी लेजेंडरी स्टोरी बनाना जिसके थ्रू मैं तुम्हारे बेटे से मिल सकूं और अपने डिसाइपल के रूप में अपनाऊं और उसे कल्टीवेशन सिखाऊं। फेंजी वहाँ पे घबराते हुए कहती है, आखिर किस तरह की कल्टीवेशन की बात कर रहे हो तुम। अपना सख्त लौंडा वहाँ पे उसको समझाता है, मैंने अपने पूरी जिंदगी में अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और दुनिया के अजीब नियमों को फील किया है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, और मैंने ज्यादातर जिंदगी कल्टीवेशन के मार्ग पर चलने में बिता दी। अतीत का कोई एंटीट्यूड बनाने का उपाय नहीं है, लेकिन हमारी उम्मीद फ्यूचर को अच्छा करती है। उनमें एक ग्रेट डीमन मास्टर भी था जो मेरे बराबर लड़ा था। ओमनीपोटेंस की यूनिक महायोगा टेक्निक हमारे बेटे के लिए एक उम्मीद है। आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज आप सभी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अच्छा सेटअप बनाने के लिए आप भी मेरी मदद कर सकते हैं, जिससे कि आपको वीडियो देखने में आगे और मजा आएगी।